अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि लॉन्ग आंसर इतना बड़ा सा होता है, कैसे लिखना है, कैसे इसको हम लिख सकते हैं। जितना बताया गया उतना ही लिखना है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप 100 से 150 शब्द वाला क्राइटेरिया पूरा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका आंसर जो हो वो इफेक्टिव हो, इंप्रेसिव हो, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा, जितना आपके क्वेश्चन में पूछा गया हो उसका ही जवाब दे, एक्स्ट्रा ना लिखे। ऐसा नहीं कि 200 शब्द लिख देंगे आप तो आपको 8 की जगह 10 नंबर मिल जाएगा। अगर आपने 140 शब्द लिख दिया तो आपको 8 की जगह वो 5 नंबर दे देगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आपको जो भी लिखना है वो इंप्रेसिव लिखना है, इफेक्टिव लिखना है। मैं आज आपको बताता हूं कैसे उस तरीके को अपना सकते हैं और टू द पॉइंट बातें लिख सकते हैं। मैंने इसका कल शॉर्ट आंसर बताया और उससे पहले हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया। और अगर आप भी चाहते हैं अपने शब्दों में अपना आंसर लिखना तो हिंदी जरूर जानना आपको नेसेसरी है, बहुत जरूरी है कि आप उस चैप्टर की हिंदी जानें, जिससे आप अपने से भी बनाकर लिखने की कोशिश कर सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन आज का हमारा है लॉन्ग आंसर, 3 या 4 5 इसमें टोटल है। मैं आपको 2 से 3 कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज एकेडमिक सोकल्स्की, व्हाट वाज इट्स मिशन एंड हाउ वाज इट अकम्प्लिश्ड। एकेडमिक सोकल्स्की क्या था, उसका मिशन क्या था, कैसे उसने पूरा किया। तो अगर आपने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा था तो आपको पता होगा कि एकेडमिक सोकल्स्की एक रशियन सिख था जो इन 52 लोगों को अंटार्कटिका तक ले जाने का कार्य कर रहा था। तो यहाँ पर आंसर है कि देखिए 4 से 5 लाइन में पूरा आंसर है, क्योंकि बोर्ड है, जबकि आपकी कॉपी में लिखेंगे तो करीब से 7 से 8 लाइन आएगी। तो द एकेडमिक सोकल्स्की वाज अ रशियन वेसल, रशियन रिसर्च वेसल यानी उसी की बात कर रहा हूं, एक रिसर्च जहाज था। इट was having all the facilities, और इसमें सारी फैसिलिटीज दी गई थी, खाने पीने, रहने, सोने, उठने, बैठने, हर तरह की, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन थी अंटार्कटिका तक पहुंचने की वो काफी टाइम टेकन थी। Its mission was to take all the 52 members to Antarctica safely, और इसका जो मिशन था कि वो 52 लोगों को अंटार्कटिका सेफली लेके जाए अंडर अ प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस, एक प्रोग्राम के तहत जिसका नाम था स्टूडेंट्स ऑन आइस। इट ऑफर्ड द स्टूडेंट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे वर रेडी टू ऑब्जर्व। और ये जो शिप थी या जो अकादमिक या जो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम था वो स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहा था कि वो जाए अंटार्कटिका और वहां पर देखें, क्योंकि वो उस एज में थे, वो बच्चे 10th क्लास का बच्चा उस एज में होता है कि वो चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर सकता है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन पावर उसके पास होती है, वो तुरंत सीख सकता है, तुरंत समझ सकता है और आगे भी लोगों को बता सकता है। आगे यहाँ है कि लर्न एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, और वहां पर स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत वो सीखेगा, वो समझेगा और उसी के अकॉर्डिंग काम भी करेगा। The program became successful by making the students aware of the danger of global warming। और क्योंकि इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल भी हुआ, ये प्रोग्राम सक्सेसफुल कैसे हुआ, क्योंकि जब स्टूडेंट्स वहां जाते हैं अंटार्कटिका तो वो देखते हैं बहुत सारी चीजों को, वो आपने पढ़ा होगा और आपने हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखा होगा। तो वो जब वहां जाते हैं तो क्या क्या उन्हें देखने को मिलता है, क्या इकोसिस्टम होता है, क्या साइलेंस होता है, मतलब हर चीज वहां पर डिफरेंट होती है। और क्योंकि ये जो प्रोग्राम था वो बच्चों को समझाने में कामयाब हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है, इस चीज को समझाने में ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था वो सक्सेसफुल हुआ। वहां के जो बच्चे गए वो सब सीखे, उन्होंने आगे आने वाले जनरेशन को भी सीखने या बताने की पूरी तरह से डिटरमाइंड हो चुके थे कि हाँ हम भी बताएंगे, अपने भाइयों को बताएंगे, अपनी बहनों को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे कि किस चीज के कारण हमारी प्लेनेट और हमारा ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ रहा है। उसके बाद है द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज सक्सेसफुल बिकॉज, ये इस कारण से भी सक्सेसफुल था क्योंकि इट ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपोजर टू द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर। और क्योंकि इसलिए भी ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ क्योंकि आने वाले समय में वो जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इस ग्लोबल वार्मिंग के डेंजर को पूरी तरह से समझ पाएगी, क्योंकि जियोफ ग्रीन पहले भी कई लोगों को लेकर जा चुके थे, लेकिन वो सेलिब्रिटी थे, वो जाके वहां पर केवल पब्लिसिटी अपना कमा रहे थे, जमा रहे थे, जबकि ऐसा कुछ उन्होंने नहीं चाहा कि ये ऐसा करे।
तो ये था हमारा पहला लॉन्ग आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरे वाले लॉन्ग आंसर की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कि व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, व्हाट वाज इट्स एम, इसको बनाने का एम क्या था, एंड व्हाई इट बिकम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम, और ये सक्सेसफुल प्रोग्राम कैसे बन गया। यहां पर आपको समझना है, देखिए बहुत छोटे में लिखाया है, आप लिखिए इसको बेधड़क बेहिचक और याद कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि अगर इससे रिलेटेड आएगा ये लिख देंगे तो पूरे में से पूरा मिलेगा, वादा है मेरा, गारंटी है। अब देखिए सेंटेंस हमारा क्या था कि स्टूडेंट्स ऑन आइस वाज अ रिसर्च प्रोग्राम, एक रिसर्च प्रोग्राम था। द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। यहां पर है डेंजर ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यानी ये जो प्रोग्राम था इसका मुख्य उद्देश्य था कि वो बच्चों को, स्टूडेंट्स को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अवेयर कर सके, बता सके कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक है। इट वुड हेल्प अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लैनेट, और इससे हमें अपने प्लैनेट यानी पृथ्वी के बारे में सोचने का मौका मिलेगा और समझने का मौका मिलेगा कि कितने खतरे में हम उसे डाल रहे हैं। On the basis of this understanding, they would frame policies to save। और जब वो बच्चे जब इस प्रोग्राम के तहत वहां जाएंगे, जब वो देखेंगे कि हम इतना ज्यादा अपने ही पृथ्वी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो वो उसके हिसाब से उसको बचाने के लिए, प्लेनेट को बचाने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाएंगे, कुछ नीतियां बनाएंगे, कुछ करेंगे, जिससे कि वो लोग जो वहां गए हैं, जो होके आकर बता रहे हैं, जो गए और जिनको बताया गया, वो दोनों ही लोग समझेंगे और हम अपने प्लैनेट को बचा पाएंगे। स्टूडेंट ऑन दिस प्रोग्राम विजिबली सॉ ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, और यहाँ पर एग्जैक्टली जो अंटार्कटिका ले जाने का उद्देश्य था उस शिप का, जीएफ ग्रीन का, वो यही था कि जो स्टूडेंट्स है वो जाए और देखे कि ग्लेशियर जो है वो किस तरह से लगातार घट रहे हैं, टूट रहे हैं, पहाड़ जो बर्फ का पहाड़ है वो गिर जा रहे हैं नदियों में। तो रिट्रीटिंग मींस छोटा होना, कम होना, एंड आइस शेल्फ्स फॉलिंग, दिस मेड देम फील दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और क्योंकि भाई जो बर्फ की चट्टानें हैं वो पिघल रही हैं, जो क्या कहते हैं जो ग्लेशियर है वो भी पिघल रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इज रियल, तो ग्लोबल वार्मिंग उनको सही में दिखाई देगा कि अच्छा ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज है जो ऐसे हो रही। द प्रोग्राम वॉज सो सक्सेसफुल बिकॉज, और ये प्रोग्राम और भी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू गो एनी वेयर नियर द साउथ पोल। साउथ पोल तक जा पाना बहुत मुश्किल है, आज तक कोई गया नहीं है, जो गया है वो सही सलामत तो वापस हुआ है, लेकिन फिर आगे उसके साथ बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी है। नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और क्योंकि जो बच्चे वहां पर गए उन्हें कुछ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई, इस वजह से ठंडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, इस वजह से इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी माना गया। तो ये है आपका सेकंड। एक और मैं बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप उसे भी याद रखेंगे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, जबकि ये बुक में क्वेश्चन नंबर सेकंड है। मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर ही करा रहा हूं, आप जान रहे होंगे। तो हमारा थर्ड है इसमें और सेकंड है आपकी बुक में। तो व्हाट वाज गोंडवाना, गोंडवाना क्या था, व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन इयर्स अगो, यानी 500 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था गोंडवाना में। हाउ इज इट अंटार्कटिका हेल्पफुल टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, और अगर हम अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका में कैसे अपने पृथ्वी के इतिहास को, उसके हिस्ट्री को जान सकते हैं, वहां पर जाकर कैसे जान सकते हैं, क्या चीजें हैं उसमें, उसका आंसर यहां पर है कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, यानी 650 करोड़ साल पहले, अ जाइंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, कॉल्ड गोंडवाना यहां पर लिख सकते थे कि कॉल्ड गोंडवाना, यानी 650 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा जाइंट अमलगमेटेड यानी मिश्रित साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, कई
मतलब जो बहुत बड़ा, बहुत मिश्रित जो मतलब केवल बर्फ ही बर्फ थी, कुछ था ही नहीं। यानी हम इंसान तो 1200 वर्ष पहले, 1200 करोड़ वर्ष पहले आया है, लेकिन ये 650 करोड़ वर्ष और कुछ अभी इंसानों के तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ आए हुए, मुझे एग्जैक्टली उसका टाइम नहीं याद है, लेकिन ये जब इंसान नहीं थे तब की बात है। ये जब इंसान था ही नहीं इस पृथ्वी पर तब की बात है, 650 करोड़ वर्ष पहले। जो एक पूरी जो परत थी, जो पृथ्वी थी, उसे गोंडवाना कहा जाता था। डिड इंडीड एग्जिस्ट सेंट्रल रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, जिसे आज हम अंटार्कटिका कहते थे, उसे पहले गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। For 500 million years, Gondwana thrived, but around the time when dinosaurs were wiped out. और इतने ही साल पहले डायनासोर्स होते थे, लेकिन जब से वो खत्म हुए, जब से उनकी प्रजाति विलुप्त हुई, तभी से ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि जो गोंडवाना था वो कई चीजों में, कई भागों में बट गया। आगे लिखा हुआ है कि द लैंड मास सेपरेटेड इनटू कंट्रीज, क्योंकि पहले केवल बर्फ ही बर्फ थी, पूरी पृथ्वी थी एक, लेकिन जब इंसान आया उसने अपने फायदे के लिए कंट्रीज में उस पूरे लैंड मास को, उस पूरे जो 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 जगह थी जिसको हम गोंडवाना कहते हैं, उसे बांटना शुरू किया। कोई जो है एशिया महाद्वीप बन गया, कोई यूरोपियन महाद्वीप बन गया, कोई ऑस्ट्रियन महाद्वीप बन गया, यानी ये सब देश बंटने लगे और अलग अलग होने लगे। और आज उसी का नतीजा है कि हम लोग जो ग्लोब देखते थे, मच एज वी नो इट, वो ग्लोब पहले भी था, आज भी है, और वो पहले वाला ग्लोब ही आज भी चल रहा है, लेकिन हाँ उसमें सेट किया गया कि भाई ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये नेपाल है, ये अमेरिका है, ये इंग्लैंड है। उसके बाद है कि ओनली अंटार्कटिका कैन दिस अर्थ प्रेजेंटली इज इन इट्स प्यूरेस्ट एंड ओरिजिनल फॉर्म एज इट होल्ड्स इन इट्स आइस। और केवल अगर आपको वास्तविकता में किसी चीज को सच में देखना है कि वो सच है या नहीं है, तो आप अंटार्कटिका चले जाइए। जो चीजें आज से 650 करोड़ साल पहले बताई गई थी, आज भी उसी तरह से आपको मिल जाएगी। सो अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसलिए कहा जा सकता है कि अगर आप अपनी पृथ्वी के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आप अंटार्कटिका जाएं, आपको उसका सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर। कल मैं आपको शुड विजार्ड हिट मम्मी जैसे चैप्टर है उसकी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई है, कल मैं उसका शॉर्ट आंसर भी आपको बताऊंगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। सॉरी, द एनिमी है हमारा, और द एनिमी के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद शुड विजार्ड हिट मम्मी में आएंगे। ठीक है, पहले द एनिमी के बारे में जानेंगे, उसका मैंने आपको बताया हिंदी एक्सप्लेनेशन, उसके भी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर की बारी आएगी। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर, प्लीज शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।